हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, ये एमसीक्यूज जो हैं उन पे बेस्ड हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है। एंड इसके साथ साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो एमए का एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है 20 एमसीक्यूज हम इसमें डिस्कस करेंगे और बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी जो है इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हमारा पीडीएफ ये जो है आपको टेलीग्राम लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल ऑफ पीपल्स अकेडमी में मिल जाएगा। लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। आप हमेशा क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1919 में इन्होंने एक इंग्लिश जर्नल यंग इंडिया के नाम से स्टार्ट किया, बिल्कुल ये सही है। ही अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज, ये गलत है। ही साइंड पूना पैक्ट विद बी आर अम्बेडकर 1932, बिल्कुल सही है। ही फाउंडेड नेशनल इंडियन कांग्रेस 1894। तो देखिए सारे ठीक हैं, एक गलत है जो कि ही अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, लेकिन पहली जो है वो कांग्रेस के किसी भी लीडर ने नहीं अटेंड की थी। लेकिन हाँ, एक पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने सारी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज जो हैं वो अटेंड की थी, उनका नाम है बी आर अम्बेडकर। ये आप याद रखेंगे, बी आर अम्बेडकर अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन में क्या हो गया, ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि गांधी ने सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड नहीं की थी, तो इनकरेक्ट बताना था हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी और इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो भी बी ही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ साथ एक और चीज आप याद रखेंगे कि गांधी ने एक बुक लिखी है हिंद स्वराज के नाम से। हिंद स्वराज के नाम से एक बुक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैच द फॉलोइंग में काफ़ी टाइम ये आ जाता है ये क्वेश्चन, एंड मैंने भी रखा है ये इस क्वेश्चंस में। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, सर्विट्यूड इज ऑफ 2 काइंड्स, स्लेवरी टू डोमिनेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड वंस ओन आर्टिफिशियल नीड्स। ये किसने कहा है? तो सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ये कहा है महात्मा गांधी ने। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सर्विट्यूड 2 तरह का होता है, यानी कि स्लेवरी की बात करते हैं कि हम गुलामी 2 तरह की होती है। एक होता है कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमें डोमिनेट कर रही है, हम उसके गुलाम हैं। जैसे कि इंडिया क्या था, ब्रिटिशर्स का गुलाम था। ये एक तरह का स्लेवरी है। दूसरा स्लेवरी है कि हम अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स के गुलाम होते हैं। ये दूसरी तरह की स्लेवरी है। और यहीं पे बात करते हैं गांधी बेसिकली स्वराज की, कि स्वराज सिर्फ ये नहीं है कि एक्सटर्नली आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, स्वराज ये भी है कि आप अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स, इन पे काबू पाओ। ये है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ स्वराज बाय गांधी। कंसेप्ट ऑफ स्वराज बाय गांधी जो है, इसके 2 एलिमेंट्स हैं। एक जो है एक्सटर्नल स्वराज, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस, के हमें ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें और कोई नहीं बताना चाहिए कि हमें क्या करना है। दूसरा होता है इंटरनल इंडिपेंडेंस, के हमारा जो डिजायर्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो आर्टिफिशियल डिजायर्स हैं, इन पे भी हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और जब ये डिजायर्स हमको डोमिनेट करती हैं, तो वो भी एक तरह की स्लेवरी है। ठीक है, एंड इन दोनों से छुटकारा पाना ही स्वराज है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एम एन रॉय। तो एम एन रॉय के रिगार्डिंग कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है? तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, एम एन रॉय वॉज एन स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ रेडिकल पॉलिटिकल चेंज एंड रेवोल्यूशन। बिल्कुल, रेडिकल चेंज एंड रेवोल्यूशन में ये बिलीव करते थे। ही हेल्प्ड इन द फाउंडेशन ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1919। बिल्कुल, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1919 में फाउंडेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। बिल्कुल सही है। ही नेवर बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये गलत है, नॉट करेक्ट हमें बताना था। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, ऐसा नहीं है कि एम एन रॉय इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। हमें यही बताना था कि करेक्ट कौन सा नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एम एन रॉय जो थे 1936 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके थे, ज्वाइन किया था इन्होंने 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। बाद में इन्होंने अपनी पार्टीज बनाई, इन्होंने 1939 में एक पार्टी बनाई, इसका नाम रखा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी ये भी एम.एन. रॉय के द्वारा बनाई गई थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो ये बाद में इन्होंने बनाई, लेकिन उससे पहले ये कांग्रेस के मेंबर थे। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने 1939 में बनाई, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड आपको पता होना चाहिए कि फ्री इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया भी इन्होंने ही दिया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके साथ साथ इन्होंने एक पब्लिश किया एक बुक जिसका नाम था न्यू ह्यूमनिज्म। न्यू ह्यूमनिज्म, ये किताबों के नाम आप जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं। न्यू ह्यूमनिज्म ए मैनिफेस्टो, ठीक है, 1947 में, ये भी आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मैच करना है, ऑप्शन बताना है। तो महात्मा गांधी ने लिखा है हिंद स्वराज, मैंने आपको बताया है। तो एम.एन. रॉय ने लिखी है हमारे पास यहाँ पे किताब इंडिया इन ट्रांजिशन, जस्ट ए सेकंड का, इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय ने लिखी है। बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है स्टेट एंड माइनॉरिटीज। राजा राममोहन राय ने लिखा है गिफ्ट टू मोनोथिसिस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 को डी होना चाहिए। 1 को डी कहाँ पे है, सॉरी 1 को सी होना चाहिए। तो 1 को सी तो सब में है। 2 को क्या होना चाहिए, 2 को होना चाहिए डी। तो 2 को डी 2 में है, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गए। 2 को डी होना चाहिए, तो 2 में 2 को डी है। एंड इसके बाद 3 को बी होना चाहिए, तो 3 को बी यहाँ पे है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। दिस वन इज दिस, एम.एन. रॉय इज दिस इज दिस एंड राजा मोहन राय इज दिस। तो इस तरह से ये करेक्ट हो गया। ये इनकी किताबों के नाम है, आप जरूर याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजा राम मोहन राय वॉज लीडिंग एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। बिल्कुल सोशल रिफॉर्म्स के एडवोकेट थे, ये तो यहीं से पता चल जाता है। ब्राह्मण समाज एंड ऑल दैट इन्होंने ही शुरू किया था, ठीक है। एंड सोशल इवल्स को एलिमिनेट करने की बात की थी। इसमें विडो रीमैरिज था, सती था, ठीक है, सती बाद में फिर बैन भी हो गया था। तो ये सारे सोशल रिफॉर्म्स इन्होंने ही लाने की कोशिश की, एडवोकेट थे, तो ये ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ही स्टार्टेड अ वीकली, मराठी वीकली, संवाद कौमुदी। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये मराठी वीकली नहीं थी, ये थी इन बंगाली लैंग्वेज। संवाद कौमुदी ये इनके द्वारा राम मोहन राय के द्वारा ही शुरू किया गया था, बट ये बंगाली में था, इट वाज नॉट इन मराठी। तो दूसरा गलत हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि दूसरा गलत है। आई होप दिस इज क्लियर एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिफ्ट टू मोनोथिसिस भी इन्होंने ही लिखा है, अभी सॉरी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स ये भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। आपको मैंने अभी मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन बताया है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट्स। एंड राजा राम मोहन राय का ये भी मानना था कि पॉलीथिज्म नहीं होना चाहिए, देयर इज ओनली वन सुप्रीम गॉड, ठीक है। दैट्स वाई मोनोथीस्ट उसी को कहते हैं जो एक गॉड में बिलीव करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सी किताब है जो उनसे रिलेटेड नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। तो व्हील्स ऑफ हिस्ट्री जो है ये हमारे पास जवाहरलाल नेहरू की किताब नहीं है। तो ये किसकी किताब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री बुक जो है ये है राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई, ये आप याद रखेंगे, राम मनोहर लोहिया इनके द्वारा लिखी गई है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ये जवाहरलाल नेहरू की बुक नहीं है, ये आप याद रखेंगे। सो ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है एंड इसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दूं 1905। एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारी किताबें राम मनोहर लोहिया की हैं, जैसे कि है फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आप किताबों के नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। व्हील्स ऑफ वर्ल्ड्स माइंड, ठीक है, पूरा ये बुक का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी ये तीनों किताबें जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द थिंकर फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स पढ़ने और थिंकर बताना है। ही परस्यूड पॉलिसीज एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग मॉडर्नाइजिंग इंडियाज इकोनॉमी। ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म।
तो ये कौन था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करता था, जो ये चाहता था कि मॉडर्नाइजेशन हो इकोनॉमी ऑफ इंडिया का, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में बिलीव करता था, और जो कहता था कि सोशलिस्ट काइंड ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन सकता है जवाहरलाल नेहरू। इनका ही आइडिया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का भी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड बाकी जो किताबें हैं वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। ऑटोबायोग्राफी भी इनके ही द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो पिछले एमसीक्यू में मैंने आपको बताया, ये किताबें इनकी ही हैं। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते थे एंड इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ही नहीं है यहाँ पे, दा होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। अम्बेडकर ऑल्सो बिगेन विद ए सेक्युलर एंड मॉडर्न Hindu identity, but subsequently graduated to a more radical assertion of Dalit political identity। तो सबसे पहले वो एक सेक्युलर आउटलुक था अम्बेडकर का बिगनिंग में, लेकिन उसके बाद एक वो बहुत रेडिकल हो गए दलित की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को लेके, उनके रिगार्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन थी उनको लेके, जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में उसको लेके। तो ये करेक्ट है। सेकंड, अंबेडकर टुक हिज पॉलिटिकल प्लंज इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ रेडिकल हिंदू रिफॉर्म। और वो चाहते थे कि हिंदुइज्म जो है, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन है, इसमें रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे कि कास्ट सिस्टम था, रिलीजन में बहुत तरह की हायरार्की टाइप ऑफ चीज़ें थी। तो वो इसको क्या करना चाहते थे, रिफॉर्म करना चाहते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट होना चाहिए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ हम यहाँ पे आपको बता दूं, अंबेडकर के द्वारा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज बनाई गई, जिसमें से एक था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये आप याद रखेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज इसी ये वीडियो की स्पेशलिटी है कि हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो इंडिपेंडेंट लेबर जो पार्टी थी, ये अंबेडकर के द्वारा बनाई गई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये आप याद रखेंगे, 1936 ये अंबेडकर के द्वारा बनाई गई थी। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे अंबेडकर के द्वारा किया गया था, समाज सैनिक दल। समाज सैनिक दल, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी अंबेडकर के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। और एक और चीज है जिसको हम कहते हैं कालाराम टेम्पल मूवमेंट। कालाराम टेम्पल मूवमेंट, तो ये भी इनके द्वारा ही शुरू गई थी कि लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल में एंट्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अंबेडकर के रिगार्डिंग है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे ये। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है, लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो राम मनोहर लोहिया ब्रह्मो समाज, पहला ही गलत है। ब्रह्मो समाज नहीं है, ब्रह्मो समाज है हमारे पास राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मो समाज बनाया गया था, ताकि सती हो को ख़त्म किया जाए, विडो रीमैरिज को इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। बाकी बी आर अम्बेडकर दलित पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। मौलाना आज़ाद का कंपोजिट नेशनलिज्म का आइडिया है। कंपोजिट नेशनलिज्म मतलब इंडिया डाइवर्सिटी के साथ साथ इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव इन द सेंस कि ये लोग एक नेशन ही हैं, भले ही यहाँ पे डाइवर्सिटी हो, बट स्टिल द पीपल ऑफ इंडिया, the country, the geography of India is itself a nation, and though there are diversities in terms of religion, language, but still it's a nation, ठीक है। that is not, that's the concept of composite nationalism, inclusive identity, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो ये सारे ठीक हैं, पहला गलत था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 हमारे पास है, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज सेड बाय। तो किसने कहा था, ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। क्यों? क्योंकि ये हिंदू रिलीजन में जो चीज़ें थी उनसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। फॉर स्पेशली जो कास्ट सिस्टम था हिंदुज़म लेके, ठीक है, उसको लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते थे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की ताकि जो लोअर कास्ट है उनको अपलिफ्ट किया जाए, ठीक है। दलित पॉलिटिक्स जो था उसमें बहुत सक्रिय थे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। सो ये अंबेडकर का कोट है, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी एक किताब भी है, ये भी आप याद रखेंगे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
और भी बहुत सारी किताबें इनकी, अंबेडकर ने दर्जनों किताबें लिखी, जिसमें हमारे पास कास्ट्स इन इंडिया, ये भी एक किताब है, कास्ट्स इन इंडिया। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी और भी किताबें थी, जैसे कि था बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। तो ये सारी किताबें अंबेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। काफ़ी सारी किताबें मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो ये था करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज अ करेक्ट ऑप्शन। तो मैच करना है, फिर करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो महात्मा गांधी हो गया, नेशनल इंडियन कांग्रेस, ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने बनाई थी, ठीक है। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, मैंने आपको कहा है। बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, समाज सैनिक दल, मैं आपको अभी बोल चुका हूँ थोड़ी देर पहले। वी डी सावरकर ने मित्र मेला बनाई, मित्र मेला एक रिवोल्यूशनरी पार्टी थी। तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 को होना चाहिए डी। तो 1 को डी सिर्फ एक में है, तो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। इस तरह से आप एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी वाले क्वेश्चन को ये होना चाहिए, तो 1 को डी है, 1 को डी सिर्फ इसमें है, तो ये हमारे पास हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखें यहाँ पे बहुत सारी किताबें दी हैं, और ये सारी किताबें मैं आपको बता दूं, ये सारी किताबें जो हैं ये हैं राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी हुई। ये आप याद रखेंगे, राम मनोहर लोहिया जो हैं उनकी ये सारी किताबें हैं, राम मनोहर लोहिया। अब हमें क्या करना है, हमें सीक्वेंस बतानी है कि पहले कौन सी किताब आई, बाद में कौन सी किताब आई। तो फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड, ये किताब जो है, मैं आपको डेट्स तक बताऊंगा यहाँ पे साथ में, ये आती है 1949 में। इसके बाद आती है हमारे पास व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। व्हील्स ऑफ हिस्ट्री कब आती है, ये आती है 1955 में। इसके बाद हमारे पास तीसरी किताब आती है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, तो ये आती है हमारे पास 1960 में, 1960। इसके बाद एक और किताब आती है मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म 1963। एंड इसके बाद हमारे पास जो आखिरी किताब है द कास्ट सिस्टम 1964। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1949 वाली किताब होनी चाहिए, यानी कि 5 होना चाहिए। तो 5 इसमें किसमें है, सिर्फ इसमें 5 है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आपको पता होनी चाहिए सीक्वेंस, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर आपको वो किताबें पता है जो सबसे पहले आई हैं, और वो किताबें पता है जो सबसे लास्ट आई हैं, तो उस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन ये जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एग्जाम्स में सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं अरेंज द फॉलोइंग के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले। और एक और ट्रिक इसमें यह है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हर एक थिंकर का नहीं पूछते, ये भी आप याद रखेंगे। आपको पूछा जाएगा उसका जिसकी बहुत किताब है, जैसे कि मार्क्स का पूछा जाएगा, ऐसे ही लोहिया की बहुत सारी किताबें तो इसका पूछा जाएगा, ऐसे ही एम एन रॉय की बहुत सारी किताबें हैं तो उसका पूछा जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से बाकी फील्ड्स में, जैसे पॉलिटिकल थॉट है, उसमें ज़्यादातर किताबें कार्ल मार्क्स की हैं, तो वहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस तरह से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि अंबेडकर भी आपको पूछा जा सकता है, अंबेडकर की भी बहुत सारी किताबें, ढेरों किताबें। सो दिस इज इन अ वे हाउ इट गोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गांधी ऑन रिलीजन। तो गांधी रिलीजन को क्या कहते थे, ओपियम ऑफ मासेस कहते थे, नहीं कहते थे, ये तो कहते थे मार्क्स रिलीजन को। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, ये लोगों को बेहोश रखता है ताकि लोग ये ना समझ पाएं कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। दूसरी तरफ से बेहोश रखने का, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली क्लैरिटी से बता दूं, बेहोश रखने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल बेहोश रख देते हैं। बेहोश इन इन मेटाफोर के शक्ल में मैंने कहा है बेहोश। इट मीन्स कि जब कोई सबसे ज़्यादा परेशानी में होता है, फिर भी उसको एक होप होता है कि देर इज रिलीजन, देर इज गॉड, ठीक है। तो ये होप जो एक फॉल्स होप है, और ये क्या करता है, ये नींद में रखता है उन लोगों को जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अगर ये फॉल्स होप ना हो तो वो क्या करेंगे, अपनी कंडीशन को सही करने के लिए वो कैपिटलिस्ट को हटा देंगे, कैपिटलिस्ट को कैपिटलिस्ट की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। बट उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है, वो यही बिलीव कर रहे होते हैं, वर्किंग क्लास होती है, कि गॉड सही कर देगा किसी टाइम पे, ठीक है। सो दैट इज वाई ही कॉल्ड रिलीजन ओपियम ऑफ मासेस। आई होप दिस इज क्लियर। इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझना है तो मार्क्स पे एक वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो ये करेक्ट है, हमें बताना है, सॉरी ये इनकरेक्ट है, ये गांधी ने नहीं कहा है। दूसरा, ही सॉ रिलीजन एज ए मॉरलाइजिंग फोर्स, ये सही है।
रिलीजन को उन्होंने मॉरलाइजिंग फोर्स समझा है। ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, नहीं, वो कहते थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स तो बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, रिलीजन को पॉलिटिक्स से हटाया ही नहीं जा सकता। रिलीजन हटाएंगे तो पॉलिटिक्स में से मोरालिटी खत्म हो जाएगी। तो बी यहाँ पे करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 हमारे पास है, नो वन टुक ग्रेटर केयर एंड ट्रबल ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह से बहुत केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशन को लिया, उस तरह से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ना समझा है और ना काम किया है। ये किसने कहा है? ये कहा है जवाहरलाल नेहरू से। कौन है जवाहरलाल नेहरू? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द ऑथर ऑफ ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द ऑथर ऑफ जो बाकी एन ऑटोबायोग्राफी, एंड इसके साथ साथ एक और उनकी बुक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख लेना वो दूसरी तीसरी बुक क्या थी उनकी। 16 हमारे पास है, हु वाज कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल हिलाल एंड अल बलाग आर टू उर्दू न्यूज़पेपर्स एसोसिएटेड विद। तो ये मौलाना आज़ाद ने शुरू किए थे, अल हिलाल एंड अल बलाग, लेकिन इनको बाद में बैन कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल थिंकर फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। तो फिर से स्टेटमेंट्स हैं और पॉलिटिकल थिंकर को आइडेंटिफाई करना है। तो ही डिड नॉट एग्री विद कार्ल मार्क्स आइडिया ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल ऑफ कार्ल मार्क्स का जो था आइडिया, उससे एग्री नहीं करते हैं। ये कोई थिंकर हैं जो कार्ल मार्क्स के आइडिया क्लास स्ट्रगल से एग्री नहीं करते। दूसरा, अकॉर्डिंग टू हिम सोशलिज्म इज अनदर नेम फॉर इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड द ग्रांटिंग ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज लेवल इन प्लेस ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश की जगह ये चाहते थे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो ये कौन थे? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ही ये सारी चीज़ें कही गई हैं, ये आप याद रखेंगे। और ये मार्क्स से काफ़ी हद तक एग्री नहीं करते थे क्लास स्ट्रगल को लेके। ठीक है, क्लास स्ट्रगल के आइडिया को लेके। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक आइडिया दिया था जिसको कहा जाता है आइडिया ऑफ चौखंब। चौखंब, अब ये क्या है चौखंब? ये कहते थे कि स्टेट के 4 पिलर होते हैं, 4 पिलर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, उसी को इन्होंने चौखंब कहा, चौखंब राजनीति। फिर उन्होंने कहा कि ये 4 एलिमेंट्स क्या होंगे? ये 4 एलिमेंट्स होंगे विलेज, उसके बाद होगा प्रोविंस, सॉरी विलेज के बाद होगी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद होगा प्रोविंस, और विलेज, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और सेंटर। ये 4 इन्होंने पिलर्स कहे किसके? स्टेट के। आई होप आप ये याद रखेंगे, आइडिया ऑफ चौखम। और इसके साथ साथ सोशलिज्म का आइडिया भी इन्होंने दिया, इसको सप्त क्रांति कहते हैं, सप्त क्रांति या फिर सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म, जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, सप्त क्रांति का आइडिया तो ये भी इन्होंने ही कहा है। और आपके लिए एक होमवर्क है, इन्होंने सोशलिज्म में कहा कि देयर आर 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स। इनका जो न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, न्यू सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि देयर आर 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ सोशलिज्म। तो वो 6 फंडामेंटल एलिमेंट्स कौन से हैं आप बताएंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप किस पे चाहते हैं एमसीक्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। एंड टुडेज 19th क्वेश्चन इज, एक सत्यवीर की कथा ट्रांसलेटेड इन गुजराती बाय गांधी वाज फ्रॉम। तो ये सत्यवीर की कथा जो है ना, गांधी ने गुजराती में ट्रांसलेशन किया था किसी किताब का। तो वो कौन सी किताब थी? प्लेटो की एपोलॉजी ये किताब है, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। ये आप याद रखेंगे, एक सत्यवीरनी कथा, ये गुजराती ट्रांसलेशन है एपोलॉजी ऑफ प्लेटो का। प्लेटो आपको पता है ये एरिस्टोटल के टीचर थे। एंड इसके साथ साथ इन्होंने एकेडमी नाम से एक फिलोसॉफिकल इंस्टीट्यूट बनाया था। एंड इसके साथ साथ इन्होंने रिपब्लिक किताब भी लिखी है। इन्होंने आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ये सारी प्लेटो की बातें हो रही हैं। ठीक है, एंड इसके साथ साथ कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है। मार्क्स वाला कम्युनिज्म नहीं है ये। ठीक है,
ये अलग कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, वीडियो ऑलरेडी मार्क्स पे है, वहां पे आप जाके देखेंगे, प्लेटो पे वीडियो, वहां पे आप जाके देखेंगे किस तरह से ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन हमारे पास है, हु सेड द कास्ट सिस्टम इज अ हिंड्रेंस नॉट ए सिन, but untouchability is a sin, a great crime, and if Hinduism does not destroy the serpent while there is time, it will be devoured by it. तो हिंदुज्म खत्म हो जाएगा अगर हम अनटचेबिलिटी को नहीं हटाएंगे। ये अनटचेबिलिटी जो है बहुत बड़ा क्राइम है, सिन है। किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। तो कास्टिज्म को ये नहीं मानते थे ज़्यादा खतरनाक चीज़, ये मानते थे अनटचेबिलिटी को खतरनाक चीज़, लेकिन ये नहीं समझते थे कि कास्ट सिस्टम से ही अनटचेबिलिटी है। अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज को हटा दें, तो ये कैटेगराइजेशन हम हटा दें, तो फिर कास्ट अनटचेबिलिटी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि शूद्राज और दलित जो थे वही लास्ट क्लास थी और उसी को अनटचेबल माना जाता था। तो ये इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, बट ये यहाँ पे गलत है। दैट्स वाई इनको अंबेडकर ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। और अनटचेबल्स को ये क्या बुलाते थे? हरिजन्स, हरिजन्स। एंड एक और चीज, इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया था इसी नाम से, ठीक है, हरिजन्स, और एक यंग इंडिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल नहीं पाएंगे क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन ऑफ एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, एंड आप नेक्स्ट क्या चाहिए, किस पे आपको एमसीक्यू चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंड ये अप्रोच हमारा कैसा लग रहा है आपको पढ़ाने का, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे। That's all for today. Thank you so much. Have a nice day, and please share this channel and subscribe People's Academy. That's all for today. Have a nice day.